हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 3 जो हिंदी है उसमें से पार्ट 3 को देखेंगे कि पार्ट 3 में क्या है। शायद आप लोगों को मैंने क्वेश्चन 6 नंबर तक करवा चुके हैं। आज 7 नंबर से जो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है। क्लास 10 में जो ये मैक्स मूलर जी ने लिखा हुआ कहानी है, पार्ट कितना 3, याद रखिएगा। इसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। पार्ट का नाम है भारत से हम क्या सीखें। और इसमें से जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या देखा है। देखिएगा, क्वेश्चन सही से समझिएगा। हिंदी पूछ रही है, बिल्कुल आसान है। हमारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग समझेंगे, बिल्कुल यहाँ याद हो जाएगी कि क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया। तो हुआ क्या कि लेखक महोदय ने जो व्यापारिक संबंध में बताया है, उनका कहना है कि भारत में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ भारत से ही निर्यात की जाती है, जैसे कि बंदर का, हाथी का दांत है, ठीक है, और मोर है, बंदर है। ये सारे चीज भारत से निर्यात की जाती है। समझ में आ रहा। और यह प्रमाण लेखक ने जो प्राचीन काल में बाइबिल था उससे प्राप्त किया था, उससे यह ज्ञात होता था। और इसके भारत के सिवा किसी देश में इसका निर्यात नहीं कर सकता। आप इसके आधार पर कह सकते हैं कि क्वेश्चन अगर कहे कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है, तो आप आसान से कहेंगे कि भारत में कुछ वस्तुएं जैसे कि हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन की लकड़ी आदि भारत से निर्यात की जाती थी, जो कि लेखक ने बाइबिल से, प्राचीन काल में जो बाइबिल चलती थी उससे ये प्रमाणित किया है। उस समय में ये निर्यात की जाती थी। और भारत के अलावा किसी भी देश को ये निर्यात करने की क्षमता नहीं है। सिर्फ इतना ही लिखना, क्या लिख सकते हैं। हाँ? अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट करिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान से लिखेंगे। आप ये जान रहे हैं कि भारत एक क्या है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ की जो पंचायत है, यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं वो गांव में वास कर रहे हैं, गांव में रहते हैं। और शासन प्रशासन ये सारी चीज़ों के मामले में अगर ग्राम के पंचायत में व्यवस्था किया जाए, जैसे आपने देखते हैं अभी इलेक्शन का माहौल चल रही है, आप लोग जान रहे हैं, भारत के वासी हैं, ये जान रहे हैं कि अभी मुखिया के लिए, वार्ड के लिए, सरपंच के लिए, पंच के लिए, जिला परिषद के लिए, ये सारी चीज़ों की चुनाव की दायरे चल रहे हैं, चुनाव का क्षेत्र चल रहा है। तो क्वेश्चन जो यहाँ लेखक ने कहा है कि भारत की जो ग्राम पंचायत है इसके अर्थ में और इनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, स्पष्ट है। तो बिल्कुल आसान से लिखेंगे कि भारत के ग्राम पंचायतों के विषय में
ज्ञान प्राप्त करने के लिए यूरोपियन जो लोग हैं उसको लेखक ने अपना एक सुझाव दिया है। लेखक ने कहा है कि यूरोप में बसने वाले, भारत देश में जो बसने वाले लोग हैं उनको इस चुनाव के दायरे में अपना कुछ वर्चस्व रखना चाहिए। और इसका मूल कारण क्या है कि जो प्राचीन युग है, जो प्राचीन युग के कानून थे, पुराने युग के जो कानून थे, उनका जो कर्म था उसको जानने के लिए, विश्व की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए, पूरी विश्व में जो जो चल रहा है, विश्व में कैसी घटनाएं घटी है, कैसी बातें हुई है, इसकी जानकारी करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए जो गांव है उसकी पंचायत की रूपरेखा को जानना आवश्यक होगा। और इसके साथ साथ जो ग्रामीण शासन प्रणाली है उसमें जो लोग की अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्र गांव में निवास करते हैं। इसलिए गांव के रीति रिवाज, गांव के पंचायत, गांव में सारी फैसलाएं करना जरूरी होता है। ठीक है, इसी के महत्व को लेखक ने दर्शाया है। क्या आप लिख सकते हैं? एकदम बिल्कुल अपनी भाषा में लिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि किताबी भाषा में हमें लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या और बताना है और समझाना है? समझ में नहीं आया, यही कहना है, कोई बात नहीं है, एक बार और हम समझा रहे हैं कि आप सबसे पहले ये लिख देंगे कि भारत गांव का देश है। यहाँ के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत है? उसके बाद लिखेंगे कि ग्राम पंचायत के विषय में ज्ञान का प्राप्त करने के लिए लेखक ने सुझाव देते हैं। और उनका कहना है कि जो यूरोपीय लोग हैं वह पुराने जो कानून हैं, प्राचीन जो कानून हैं, विश्व का जो इतिहास है उसको ध्यान में रखते हुए आज हमारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायत में शासन, प्रशासन, ये सारे चीज़ों की जो भूमिका है उसमें से ग्राम पंचायत की भूमिका अहम होनी चाहिए। लोग गांव के जो प्रतिनिधित्व को चुनते हैं वो ईमानदारी से काम करें, जिससे कि हमारे जो गांव है, समाज है, देश है, राष्ट्र है, इसका विकास हो। बस इसी चीज़ को लिखना है। क्या लिख पाएंगे? अब क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ है 9 नंबर, नहीं ये आज के लिए 3, पहले के लिए 9। तो इस क्वेश्चन में है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो धर्म की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ जो है कई धर्म के लोग एक साथ, एक भावनाओं के साथ रहा करते हैं। नहीं, आज देखते हैं कुछ लोग मुस्लिम हैं, कुछ लोग दूसरे भी हैं, और सभी हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, लेकिन सारे लोग अपने भाई भाई के चारे से रह रहे। तो धर्मों की दृष्टि से भारत जो है, भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। हम लिखेंगे लिखने की भाषा में कि भारत में सभी धर्मों के लोग एक साथ भाईचारे के संबंध के साथ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक विकास और उसके जो अपरिहार्य है वह सारे चीज़ों के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि भारत जो है ब्राह्मणों का, वैदिकों का धर्म की भूमि है। यहाँ जो है बौद्ध धर्म की मानने वाला है,
बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, नहीं, और पारसियों में जो जरथुस्त्र है वह भी धर्म का यहाँ शरणार्थी रहा करते थे। शरण स्थल के रूप में भारत को जाना जाता है। इसलिए आप ये जान रहे हैं कि यहाँ कई आज भी जो है कई लोगों के मतांतर के लोग निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, और ये चलते रहा है। क्या लिख सकते हैं? तो बिल्कुल आसान से लिखेंगे। क्वेश्चन फिर से एक बार और देखें कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो लिखेंगे कि धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत में भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एक साथ भाईचारे के संबंध के साथ रहा करते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? इसके साथ हम लिख देंगे कि भारत में या भारत ब्राह्मण वैदिक, ठीक है, धर्म की भूमि है, और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भी कहलाती है। इतना ही नहीं, जो पारसी लोग हुआ करते थे वह जरथुस्त्र, उनका भी शरण स्थली भारत ही है। और आज भी कई मत के लोग, कई मतांतर के लोग मानने वाले यहाँ आ रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, और वह विकसित होते जा रहा है। किसी को यहाँ से भगाया नहीं जाता है, सभी धर्मों के लोगों को रखा जाता है। क्या लिख सकते हैं? अपनी भाषा में लिखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, अपनी भाषा में लिखिए, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 10, भारत किस तरह से अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? एकदम आसान से हमने लिखेंगे इसको कि भारत की जो संस्कृति है और धार्मिक की जो परंपरा है, भारत की संस्कृति और धार्मिक की जो परंपरा है, यह प्राचीन काल से चली आ रही है, पुराने युग से चली आ रही है। और प्राचीन के प्रति हम लोगों की आस्था, विश्वास बहुत सारी भाषाओं में दिखने को मिलता है, ठीक है। नवीन के प्रति आग्रह के भाव, जो नए नए चीज हो रहे हैं उसमें आग्रह के भाव। भारत एक जो है कहा जाए तो प्रयोगशाला के रूप में माना जाता है, प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है भारत को। और जहाँ पर किसी ज्वलंत की समस्या है उसका समाधान मिल सकता है हमारे देश में। भारत के जो लोग हैं इसमें एकदम निर्मल स्वभाव के हैं, इसमें कलुषता की भावना नहीं है, निष्कलुषता है। इतना ही नहीं, इसको अगर देखा जाए तो इसमें सहन शक्ति भी उतना ही है। जिस समय ने हमारे देश पर अंग्रेजों ने शासन किया था, अंग्रेजों ने शोषण करते रहा था, फिर भी जो है भारतवासी संतोष मान करके रहे थे। लेकिन जब अन्याय करने लगा उन लोगों ने, तब उन्हें खदेड़ कर यहाँ से भगाया गया। समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत है? आप इस प्रकार से निष्कलुषता, कांता, सहानुभूति, उदारता, ये सारे चीज भारत के वास्तु में देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दूसरा जो है सुदूर और अतीत में हमारा जो अर्थ है वह अर्थ है भाषाएं। एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देता है जिसमें से चिंतन का जो उतार चढ़ाव होता है, चिंतन करते रहते हैं। और इसके साथ आज हिस करके, बंद करके, सब चीज़ों को सहन करके भारत के वासी बहुत परंपराओं को झेलते आ रहे हैं। इस प्रकार से भारतीय साहित्य के आधार पर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कला और संस्कृति, कला भी और संस्कृति दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं
कि अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ने का काम करता है। कहीं कोई दिक्कत है? इसको याद हो जाएगी। अब अपनी भाषा में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन कौन सी विशेषताएं के महत्व को बतलाया है। ये जो संस्कृत है ना, हमारी दूसरी मातृभाषा, इसके बारे में क्या महत्व को बताया। तो मैक्स मूलर जी जो थे, मैक्स मूलर जी जो भारत से हम क्या सीखेंगे लेखक है, उन्होंने संस्कृत के विशेषता को बतलाते हुए कहा है कि प्राचीनतम जो ग्रीक भाषा है, प्राचीन काल में जो ग्रीक भाषा हुआ करते थे, उस भाषा से भी बहुत पुरानी है। संस्कृत का अग्नि अगर शब्द लेते हैं तो उसको अग्नियस को, लैटिन में इसको इग्नियस के नाम से जानते हैं। इस लैटिन भाषा में निकले की नाम से जानते हैं। तो भिन्न भिन्न रूपों में एक ही वर्ड को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाया है। और उन्होंने कहा है कि इनकी जो भाषिक स्तर होता है, वह स्तर जो है एक सारभूत रूप से है। ग्रीक, लैटिन, एग्लो, ये सारी भाषाओं में इसका जो है एकात्मक का भाव क्या करता है कि छुपा हुआ है। क्या हो जाएगा? एक दो बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसा है जो कि आपको पढ़ना भी पड़ेगा। कहानी ठीक से समझे होंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अगला है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों। तो लेखक ने जो वास्तविक इतिहास माना है वह संस्कृत भाषा और दूसरी जो है आर्य भाषा। किसको माना है? संस्कृत भाषा और दूसरी आर्य भाषा को माना है। संस्कृत को और आर्य भाषा को। और उनका कहना है, लेखक का कहना है, लेखक का मत है कि संस्कृत भाषा जो होती है वह संस्कृत भाषा का विपुल साहित्य, उदार और व्यापक विचार, ये सारे संपन्न है साहित्य। ठीक है, इसलिए जो है लेखक ने विश्व के संस्कृत में बहुत सारी चीज़ों को, धर्म है, राज्य है, सरकार है, ये सारे चीज़ों को इतिहास के रूप में माना है। कहीं कोई दिक्कत? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुआ। तो संस्कृत जो शब्द है वह संस्कृत शब्द और दूसरी जो आर्य भाषा है, ये दोनों अध्ययन जब हुआ कहाँ, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए, तो उसमें से इतना ही नहीं, इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने, बल्कि लाखों करोड़ों जो अनजान लोग थे, जो कि अजनबी लोग थे, जिसको कि हम लोग जानते नहीं थे, उन लोगों में बराबर समझे जाने वाले जो है लोगों को भी अपने ही परिवार की तरह सबको मानते थे और सबसे प्रेम करते थे। इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट करके दिखलाया है, जो कि पहले ना हो पाया था और आज हमारे देश ने ये करके दिखलाया है। क्या निकलेंगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि लेखक ने भारत के लिए नव बंधुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और तो लेखक जो है मैक्स मूलर जी, उसने भारत के लिए नव बंधुक जो अधिकारी है, नया जो आने वाले अधिकारी है, उनको
जो कि सर विलियम जोन्स का नाम आपने सुना होगा। किनका नाम? वह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता और कहाँ साहित्य के क्षेत्र में शानदार बड़ी जो है विजय प्राप्त किया था। बहुत बड़ा विजय हुआ था और उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत सारे पुरातत्व के इतिहास को चीन में योगदान को दिया और मानव सभ्यता को इतिहास में एक नया अध्याय के साथ जोड़ देने का काम किया। ठीक है, इसलिए मैक्स मुलर ने नवबंधुक अधिकारी सर विलियम जोन्स की तरह बनने के लिए प्रेरित किया, उनके सपने को देखने के लिए कहा। क्या लिख सकते हैं? हो जाएगा। तो आप होमवर्क में डाल लीजिए इस अध्याय को।